Salt analysis mainly divided in two parts: acid radicals analysis and basic radicals analysis. Acid radicals, let's say HCl हुआ, HCN हुआ, CH3COH हुआ, तो जब भी हमारे पास एसिड्स होंगे, we get anions from the acid. एसिड से हमें मिलेगा एनायन, क्लियर, और बेसिक रेडिकल से हमें मिलेगा केटायन. बेसिक रेडिकल जैसे NH4OH हो गया, NH4+, NaOH, BOH2. तो बेसिक रेडिकल्स में केटायंस हमें मिलेंगे और एसिड रेडिकल्स में एनायन. तो हम इसे एनायनिक एनालिसिस, केटायनिक एनालिसिस भी कहते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट है एनायनिक एनालिसिस होगा और सेकंड पार्ट होगा केटायनिक एनालिसिस. दोनों ही यूजफुल हैं, दोनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं. श्योर, जितना हम लेक्चर नोट्स में लिखेंगे तुम्हें मतलब इससे कि जैसे उतने भी रिएक्शंस तुम याद कर लोगे, और थोड़ा सा होता है, हेक्टिक होता है फर्स्ट टाइम. हमें लगता है कैसे इतने रिएक्शंस याद करें, बट डेफिनेटली वो फर्स्ट टाइम का ही जिंस रहता है. वो तुमने ब्रेक किया और फर्स्ट टाइम तुम्हें अच्छे से याद कर लिया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम वो चीजें इजी लगने लगती. और ये चैप्टर ऐसा है, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, वो बच्चा मतलब जैसे मैं सुमित की बात करूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर भी ये पढ़ाया था, तो उसे भी मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में सारी चीजें याद हो गई होंगी. और उसने जो टेस्ट दिया था फर्स्ट टाइम, उसमें सारे क्वेश्चन इसके बन गए होंगे. मतलब ये चैप्टर ही ऐसा है, इतने रिएक्शंस, इतने कलर्स, इतनी चीजें, इतने प्रेसिपिटेट बनते हैं कि हमें एक बार में चीजें याद नहीं होती. तो एक बार तुम याद करोगे, उसका तुम्हें 30% भी याद रह गया. 3 क्वेश्चन आए टेस्ट में, 3 में से तुमने एक भी कर दिया, इनफ है. बट हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा है, छोड़ना नहीं है, करते जाना है. एक बार करोगे, 2 बार करोगे, फाइनली तुम जब अपना एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे, तब तक तुम इतने बार रिवाइज कर चुके होंगे, इतने टेस्ट में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि वो बनेगा फिर वहां. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन ये हो गया, ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, हम एक बार पढ़कर छोड़ दे और हमें याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है. मतलब बहुत सारे बच्चों का होता ही कंप्लेंट, मतलब इवन मेरे साथ भी ये था जब मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा था. एक बार में इसके सारे क्वेश्चन में मैं इसको आज पढ़ूंगा, मैं संडे को टेस्ट देके आऊं, सब कुछ बन जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. हमारी एक मेमोरी होती है, जितना हम याद रख सकते हैं. हो सकता है किसी की थोड़ी कम हो, किसी की ज्यादा हो, बट 100% चीजें याद रह जाए, बहुत प्रैक्टिकली वो पॉसिबल किसी के लिए नहीं. यदि इसमें अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी. फिर तुम क्वेश्चन से समझोगे, अच्छा इसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया, इसको ऐसे रिलेट किया गया, इस एनायन केटायंस को, इसमें ये कलर है. तो थोड़ा सा टाइम जब दोगे, धीरे 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 चीजें याद होती जाएंगी. और वैसे ओवरऑल जेई की प्रिपरेशन, थोड़ा सा कुछ स्टार्ट करने के पहले बता रहा हूँ, जेई की प्रिपरेशन ओवरऑल है भी ऐसी. हम किसी भी पॉइंट पर प्रिपरेशन में ये फील नहीं कर सकते हैं हम कॉन्फिडेंट है हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे रैंक से हो जाएगा. तो कोई भी हो यहाँ पे, मतलब चाहे जिसका फर्स्ट रैंक आने वाला हो, जिसका लास्ट रैंक आने वाला हो, हमें 100% कॉन्फिडेंट कभी आता ही नहीं. क्योंकि जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, हमारा स्कोर 50, 60 से यदि हाईएस्ट में भी गए तो हम 70% उतना जाते हैं. और लोअर में भी जाएंगे तो शायद 5 से 10% भी मार्क्स आते. तो मैं यदि अपना खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं, दूसरे बच्चों का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं, बहुत बार ऐसा होता है टेस्ट में हमारे 10% मार्क्स भी आते हैं, बहुत बार ऐसा भी होगा 60% भी आएंगे. तो अप डाउन तो होता ही है जेई की प्रिपरेशन में, आईआईटी की प्रिपरेशन. तुम उसके लिए बिल्कुल वरीड मत रहो. क्लियर. वैसे जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपने सेंटर को, अपना जो सिलेबस रन हुआ है, एक्चुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट, दूसरे इंस्टीट्यूट, रेजोनेंस के दूसरे सेंटर्स या दूसरे कोचिंग के सेंटर्स, हम बहुत बेटर वे में जा रहे हैं फिर भी कोविड सिचुएशन में. क्लियर. नो डाउट यदि ऑफलाइन क्लासेस होती तो और भी बेटर होता, बट स्टिल सिलेबस को लेकर, जैसे मैं पेस में था मुंबई में, तो मेरे कुछ कलीग से मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो वहां पर भी सिलेबस मतलब बहुत ज्यादा रेंडमनेस चल रही है. मतलब अभी भी उनका जो सिलेबस है एटलीस्ट, वो उनका भी टारगेट यही होता है दिसंबर, नवंबर मिड का, नवंबर एंड का उनका सिलेबस, शायद वो बोल रहे हैं कि फरवरी तक जाएगा, ऐसा है. और वो भी अच्छे बेचेस का, जो मतलब जो सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल के बेचेस हैं, उनमें तो मतलब बच्चे 50% से भी कम अटेंडेंस है. हमारे यहाँ अटेंडेंस फिर भी ठीक है, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी सब आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो 45 के अराउंड होती थी स्टार्टिंग में, अभी 40 वगैरह. तो अटेंडेंस को लेकर, टेस्ट को लेकर, टेस्ट काफी रेंडम से हो रहे हैं हर जगह, मतलब टेस्ट का वो नहीं हो रहा है. हमारे यहाँ फिर भी हमने काफी कुछ टेस्ट, जैसे मेगा एग्जाम पोर्टल लिया,
अभी 7 सेंटर मिलकर जो टेस्ट ले रहे हैं ऑलमोस्ट पर संडे को, इस सैटरडे टेस्ट है, नो डाउट उसमें भी थोड़ा अप डाउन हो रहा है सिलेबस को लेकर, जैसे वो ग्रुप है उस पर डिस्कशन होता है। हमारे यहाँ जो सिलेबस हुआ है उतना सिलेबस कहीं भी कवर नहीं हुआ है रेजोनेंस के किसी भी सेंटर पर। जितना हमने कवर किया है उतना टेस्ट में मतलब पूछा भी नहीं जाता है। हाँ, कभी कभी ये जरूर हो जाता है कि हमने पहले कोई से चैप्टर किए, उन्होंने कुछ स्कोर किए, तो हम फिर भी काफी बेटर वे में जा रहे हैं। तो यार तुम सिर्फ इस चीज को ध्यान रखो आईआईटी के प्रिपरेशन में, मतलब ये प्रिपरेशन ही ऐसा है, वी वी कैन नॉट गिव अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम गिव अप नहीं कर सकते हैं, हमें अप डाउन बहुत ज्यादा देखने हैं, ये हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहे कि अप डाउन तो होने ही होने हैं इस प्रिपरेशन। मतलब कभी किसी को ऐसा फील नहीं होगा हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरा तो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। चाहे नॉर्मल कंडीशन होती ना, कोविड सिचुएशन नहीं होती, तब भी फील नहीं होता है। तो यार और ये मैंने शायद तुम्हें बताया भी होगा, 27 को एग्जाम था इस बार जेईई एडवांस का। 21 को मतलब एक वीक पहले पारुल के पापा मतलब आए सेंटर पर और वो बैठे और उन्होंने मतलब यही बोला कि बोले वो तो इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी तो उसका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, उसका एक एग्जाम जेईई मेंस 2 बिगड़ गया, उसने बिट्स दिया तो बिल्कुल इस माइंडसेट से थे कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते हैं, उससे दिया। मतलब वो बच्ची जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स टॉपर है, जिसे आईआईटी कानपुर मैकेनिकल ब्रांच मिली है। मतलब मैं बताता हूँ हमारे टाइम पे मैकेनिकल आईआईटी कानपुर मुझे नहीं मिला था, मेरा 1100 रैंक था। आईआईटी कानपुर मैकेनिकल हमारे टाइम पे 600 700 पे क्लोज हो जाता ऑल इंडिया रैंक, बट उसे गर्ल्स कोटा भी लग गया, थोड़ा सा वो एडवांटेज भी हो गया, प्लस सीट्स बढ़ गई अभी, वो भी है। तो काफी कुछ चीजें मतलब वो ऐसा बोल रही थी, वो इतने अच्छे कॉलेज और इतने अच्छे ब्रांच उसे मिला है। किसी को भी 100% मतलब कॉन्फिडेंट फील होना, वो एग्जाम देने के बाद भी इस मोड पे थे कि सर मेरा तो बस सिलेक्शन हो जाए इनफ, कोई सा भी आईआईटी मिलेगा, नए आईआईटी भी मिलेंगे तो ठीक। किसी के साथ भी है सर। तो थोड़ा सा उस चीज को समझो, हर किसी के प्रिपरेशन मतलब जेई की प्रिपरेशन ही ऐसी है, 100% कॉन्फिडेंस हमें कभी फील नहीं होगा, बस हम करते जाए। यदि हमारा संडे को एग्जाम है तो सैटरडे नाइट तक 10 o'clock तक हम बिल्कुल दिमाग लगाते रहे कि हाँ हमें मतलब प्रिपरेशन का वे क्या होना चाहिए, वो हम उस पर फोकस करें, बजाय मार्क्स क्या है। डेफिनेटली मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, तो काफी बार मार्क्स नहीं भी आते हैं, जैसे इस बार जेईई एडवांस का एग्जाम मतलब 108 या 118 कुछ ऐसा कट ऑफ आया है ओपन कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 396। पारुल के 148 मार्क्स थे, 396 में से 146 मार्क्स थे शायद। प्रथम के 196 मार्क्स थे, उसका 1400 रैंक ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में, और ओबीसी में 187 रैंक है। आईआईटी बॉम्बे मिला है उसे इलेक्ट्रिकल, नहीं आई डोंट नो, इलेक्ट्रिकल ही मिला है शायद, क्या मिला है। तो जो भी है मतलब एज सच हम यदि लास्ट डे तक लास्ट टाइम तक प्रिपरेशन करेंगे तो नो डाउट जो भी हम डिजर्व करते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। गिव अप नहीं करना है, जहां हमने गिव अप कर दिया कि नहीं हमसे तो नहीं हो रहा, हमारे तो मार्क्स नहीं आ रहे, जहां हम मेंटली हार गए वहां समझ लो तुम आईआईटी के रेस से बाहर, या तुम जितना डिजर्व करते थे शायद उस पोजीशन पे नहीं जा पाओ। तो प्रिपरेशन ऐसी हो, कोई भी बच्चा हो, हमें लास्ट डे तक लगे रहना है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि हमारा रैंक क्या आएगा, बट हमें एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हाँ हम प्रिपरेशन के मोड से बाहर आए। तुम प्रिपरेशन करते रहो, मैं बोल रहा हूँ एक भी बच्चा 38 स्टूडेंट अभी अटेंड कर रहे हैं, एक भी बच्चा इसमें से ऐसा नहीं है जो आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंसी लेवल अपनी जगह ठीक है, जितना भी हो, एवरेज भी हो तुम, बट मैटर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। जैसे मैं इस चैप्टर की भी बात करूंगा सॉल्ट एनालिसिस की, एक मेंटली हम कितने स्ट्रांग है, नहीं हमें तो करना ही है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि यार इतने रिएक्शन से इतनी इन्फॉर्मेशन है कैसे आता है छोड़, और जिसने फर्स्ट टाइम छोड़ दिया मतलब उसका चैप्टर ही छूट गया। और जिसने फर्स्ट टाइम थोड़े से एफर्ट डाल लिए, सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम में वो एफर्ट्स कम होते जाते हैं। तो यार हमारे पास इनफ टाइम है अच्छे से चीजों को रिवाइज करने का। आज सेकंड या थर्ड दिसंबर है, 2 दिसंबर है, तो हमारा सिलेबस, हमारा 3 वीक का टारगेट है, जो 15 के आसपास में डेट दी गई थी, 320 के आसपास का टारगेट है सिलेबस खत्म हो जाए। उसके बाद शायद फेब एंड में तुम्हारा जेई मेंस होगा फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास जो टाइम है दिसंबर से जनवरी फेब 2 महीने तो जेई मेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट, और जो मई में एग्जाम होता था मिनिमम 30 डेज एक्सटेंड होगा यदि कंडीशंस नॉर्मल रही, नहीं रही तो शायद और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाए एडवांस का एग्जाम। क्लियर? तो 6 मंथ्स वो है हमारे पास, 6 मंथ्स, 1 मंथ, 7 मंथ्स है, 7 मंथ्स में कोई भी सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है। क्लियर? तो यू हैव इनफ टाइम, तुमने अपनी कुछ छूट भी गया है, कुछ ढंग से नहीं भी किया है,
बहुत ज्यादा टाइम है, 7 महीने तुम कैसे यूटिलाइज करते हो मैटर करता है। तुम्हारे पूरे 2 साल की प्रिपरेशन और लास्ट के जो 2 3 4 5 मंथ है उसकी प्रिपरेशन, मतलब वो इक्विवेलेंट होती है। तुमने पूरे 2 साल मेहनत की, लास्ट के जो 3 4 मंथ से मेहनत नहीं की, तो वो 2 साल की मेहनत पूरी खत्म हो। और लास्ट के 3 4 मंथ तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिए, तो 2 साल जितना हार्ड वर्क किया उसमें एक्स्ट्रा आउटपुट तुम ले सकते हो। डेफिनेटली 2 साल मेहनत की रिक्वायरमेंट तो थी, ऐसा नहीं है कि 2 साल तुम नहीं पढ़ोगे, लास्ट में पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, वो 2 साल मैटर तभी करेंगे जब लास्ट टाइम के जो एफर्ट्स हैं वो प्रॉपरली एक डायरेक्शन में जाए। तो बिल्कुल मत सोचो क्या सिचुएशन है, कोविड है नहीं है, क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैटर सिर्फ और सिर्फ ये करता है अभी कि हाँ, अब ये 6 7 मंथ हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। फर्स्ट टारगेट आज से हमारा ये होना चाहिए, जितना सिलेबस बचा है तीनों सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में, ऑर्गेनिक वाले टेक में भी, उसको पहले तो हम अच्छे से खत्म करें, बुकलेट अच्छे से खत्म करते जाएं। रिवीजन पे अभी बिल्कुल फोकस न करें जब तक कि सिलेबस खत्म नहीं होता है। क्योंकि ये जो लास्ट चीजें हैं काफी बार हम इसे लाइटली ले लेते हैं, चलो हम उस थोड़े हरी अप में हो जाते हैं कि अब हमें रिवीजन स्टार्ट करना है। बजाय वो स्टार्ट करिए, पहले जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से फोकस करें, उनके बुकलेट करें, ताकि इन्हें रिवाइज करने की बहुत ज्यादा टाइम, रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम देने की रिक्वायरमेंट ना आए। क्लियर? तो जैसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 5 बच्चों ने मैसेज किया था कि उन्होंने किया तो नहीं किया, तो पहले खत्म करो। प्रायोरिटी इज ऑलवेज करंट चैप्टर्स, सॉल्ट एनालिसिस है, फिर सरफेस केमिस्ट्री और टाइट्रेशन है, दो छोटे छोटे चैप्टर है। क्लियर? तो इन्हें अच्छे से करो। सिमिलरली फिजिक्स और मैथ्स में जो बचा है उन्हें अच्छे से करो, फिर उसके बाद आराम से बैठ के रिवीजन प्लान करो। क्लियर? कि हाँ अब ये चीजें और ऐसे करनी है अच्छे। मतलब मेंटली तुम कितने स्ट्रांग हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आईआईटी के प्रिपरेशन में। मतलब हम गिव अप ना करें किसी भी पॉइंट, नहीं हमारा तो नहीं होगा। मतलब ये जब थॉट आते हैं तो हम करके दिखाएंगे कैसे नहीं हो। और चलो सिलेक्शन हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिपरेशन करना तो हमारे हाथ में है। ये 7 मंथ्स तो हम अच्छे से यूटिलाइज कर लें एटलीस्ट। थोड़ा सा वो मोड रखो। इवन मतलब बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस मैंने इसी बार का जो मैं शेयर किया है रिसेंटली, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा है, मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। डे वन पे डेफिनेटली हम एक टारगेट लेके चलते हैं, हमारा टॉप 500 रैंक आना चाहिए, टॉप 100 आना चाहिए, जो भी हमने टारगेट सेट किया हो। हम यदि उसको देखें यार कि टॉप 500 रैंक रखा था, अभी तो हम 500 या 5000 के आसपास भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब ऐसा भी फील होगा। बट फाइनली मैं बोल रहा हूँ 6 7 मंथ तुम करोगे तो जहां तुम डिजर्व करते हो, जो तुमने टारगेट रखा था वहां तक इजीली जा सकते हो। मैंने भी जो टारगेट रखा था जेई प्रिपरेशन में, वो टॉप 500 रखा था, मुझे 500 के अंदर आना है डे वन, ऐसी प्रिपरेशन करनी है। बट इतने अप डाउन हुए। एक फिटजी का ओपन टेस्ट होता है, ओपन टेस्ट में वो एक रैंक प्रिडिक्ट करते हैं उसमें स्कोर के बेसिस पर, और मेरा रैंक उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 84,000 ऑल इंडिया रैंक। 2 लाख बच्चे एग्जाम देते थे उस टाइम। तो ये बात है जनवरी फरवरी के और अप्रैल में एग्जाम का फाइनल। तो काफी कुछ चीजें ऐसी थी कि मतलब अप डाउन होते हैं कहीं पे भी। मुझे भी उसके बाद तो 2 दिन तक इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा था। तो फाइनली मैं भी उस दिन से एक ये थॉट लेके बैठा कि चलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन का, मुझे प्रिपरेशन मेरे हाथ में, प्रोसेस मेरे हाथ में, वो मुझे अच्छे से फॉलो करना है। तो जो भी हो, मुझे मेरा एग्जाम था शायद 9 अप्रैल को, आईआईटी एडवांस का, मतलब एक ही था नहीं, जेई मेंस नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक ही था एग्जाम उस टाइम पे आईआईटी, और एआई ट्रिपल अलग से होता था और एनआईटी। तो 9 अप्रैल तक मुझे, 8 अप्रैल नाइट तक जब तक मैं सोऊंगा मुझे अच्छे से प्रिपेयर रहना है। और 9 को सिर्फ और सिर्फ मुझे ये देखना है कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं कौन से नहीं आते, मैंने क्या गलतियां की उन्हें नहीं रिपीट करना है, पूरा फोकस। मतलब जो मैंने टेस्ट देकर गलतियां की हैं उनसे मुझे सीखना है, बजाय स्कोर पे फोकस करने की कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है या मेरे साइड वाला क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मुझे उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, सिर्फ अपने आप पे अपनी गलतियों को वहां पे करेक्ट करना है। तो जैसे मैं सारे टेस्ट दे रहा हूँ और मैं करेक्शन धीरे धीरे करते जा रहा हूँ, मुझे वो भी एक टेस्ट है। मतलब एक्स्ट्रा बर्डन लेके नहीं जाना है मुझे उस एग्जाम। होगा तो होगा सिलेक्शन, नहीं तो नहीं होगा। मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और यही अप्रोच होना भी चाहिए किसी भी एग्जाम में। तो थोड़ा सा तुम बस ये ध्यान रखो, लास्ट टाइम तक हमें प्रिपरेशन करते रहना है। सिलेक्शन होना नहीं होना डेस्टिनी है, जहां हमारी डेस्टिनी में जो लिखा होगा वो डेफिनेटली हमें मिलना है। हार्ड वर्क हमारे हाथ में, उससे हम डेफिनेटली अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, बट डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ हमें तो यही हो। काफी बार चीजें होती है कि फिक्स ही चलो जो होगा ठीक है देखा जाएगा। और जब हम हार्ड वर्क करते हैं, सही अप्रोच रखते हैं, सही चीजें साथ में, मतलब पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, पॉजिटिव व्यूज रखते हैं, तो चीजें सही होती है। आज नहीं तो कल सही हो ही जाती है।
ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स। चलो हम एसिड रेडिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट मैं एसिड रेडिकल्स बेसिक रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूं कि कैसे इनका एनालिसिस किया जाता है। इसमें जनरली गैसेस रिलीज होती हैं और उस गैस का एनालिसिस होता है। इसमें जो केटायन होता है उसको प्रेसिपिटेट बनाते हैं हम पहले, और प्रेसिपिटेट जो बनते हैं उसका एनालिसिस हम करते हैं। क्लियर? Usually gas is released. Usually precipitate formation takes place. जो गैस रिलीज हुई है उसका एनालिसिस होगा। गैस इज आइडेंटिफाइड, precipitate is analyzed। मतलब इसमें गैसेस जो रिलीज हुई है उसका एनालिसिस, इसमें जो प्रेसिपिटेट फॉर्म है उसका एनालिसिस। उससे हम पता लगाएंगे केटायन कौन सा है। यहाँ पे जो गैसेस रिलीज हुई है उससे पता लगाएंगे कि एनायन कौन सा है। कॉपी कर लिया है? चलो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। एसिड रेडिकल्स, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। हम एसिड रेडिकल से मेनली अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार हम एसिड रेडिकल्स करेंगे, फिर बीच में एक दूसरा चैप्टर करेंगे, उसके बाद बेसिक रेडिकल्स पर आएंगे। क्लियर? ताकि एक साथ बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसा फील ना हो कि बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत रिएक्शंस हो गए। इज इट ओके? ओके, तो acid radicals, they are divided in two parts, group 1 and group 2। तो ग्रुप 1 बेसिकली दोनों को हम ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं। एक ग्रुप रिएजेंट होता है। ग्रुप रिएजेंट इज द रिएक्टेंट, इज द सब्सटेंस, इज द रिएजेंट बाय व्हिच वी कैन स्टार्ट द टेस्टिंग। जिससे टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाता है उसे ग्रुप रिएजेंट बोलते हैं। यदि हमने ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट एसिड लिया है तो ग्रुप 1 बोलेंगे। मतलब डाइल्यूट एसिड से हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। So all the anions which are identified, which are tested by the dilute acid, that is dilute HCl or dilute H2SO4, हम उन्हें ग्रुप 1 में प्लेस करेंगे। ग्रुप 2 में वो आयंस आएंगे जिन्हें कंसंट्रेटेड एसिड से टेस्टिंग की जाएगी। तो सिंपल सा है, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप रिएजेंट। यदि डाइल्यूट है तो ग्रुप 1 और कंसंट्रेटेड है तो ग्रुप 2।
ग्रुप 1 में हमें जो डिटेल्स में देखने आयंस, एनायंस, कार्बोनेट आयन फ्रॉम H2CO3, bicarbonate ion from H2CO3, HSO3 minus, that is bisulfite ion, SO32 minus sulfite ion, NO2 minus, NO2 minus nitrite ion, sulfide, acetate ion. इतने एनायंस का हमें एनालिसिस देखना है ग्रुप 1 में। इज दैट ओके? हमें ये पता होना चाहिए ग्रुप 1 में कौन कौन से आयंस होते हैं। काफी बार हम जब डाइल्यूट एसिडेट कर रहे हैं और वो कुछ टेस्ट दे रहा है, कुछ गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो ग्रुप 1 के रहे हो। ठीक है इतना? चलो अब चलते हैं हम फर्स्ट एनायन पर, कार्बोनेट एनायन। कार्बोनेट में हमने डाइल्यूट एसिडेट किया, H प्लस, डाइल्यूट एसिड आया या तो HCl से या फिर H2SO4। CO2 गैस इज रिलीज्ड, जैसा हमें पता है जब भी हम एनायनिक एनालिसिस में एसिडेट करेंगे कुछ गैस रिलीज होगी, CO2 रिलीज हो गई। अब हमें इस गैस का एनालिसिस करना है और पता करना है कि आयन कौन सा रहा हो। CO2 gives lime water taste। हमें, हम सभी को पता है फ्रॉम द एस ब्लॉक एलिमेंट व्हेन वी पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है CaOH होल टू आई सॉल्यूशन, इसमें से पास करोगे मिल्कीनेस आ जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे मिल्कीनेस आ जाएगी। if we pass excess of CO2, milkiness disappear due to formation of calcium bicarbonate which is soluble substance। तो यार हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास किया, हमें प्रेसिपिटेट मिल गया CaCO3 का, मिल्कीनेस आ गई। एक्सेस ऑफ CO2 पास किया, मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूबल CaCO3 होल टू आई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, व्हिच इज अ क्लियर सॉल्यूशन। क्या इतना याद है? ये तुमने पढ़ा था इस ब्लॉक में। देन अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर CO2 ही रिलीज हुआ है, मतलब ऐसा एक्चुअली और भी रिएक्शन दे सकता है, पता है? CO2 की जगह यदि SO2 होता ना, SO2 कैन आल्सो गिव द सिमिलर रिएक्शन। Similar reactions means when you pass SO2 through CaOH whole 2I solution, it can form CaSO3 precipitate, और तुम excess of SO2 पास करोगे तो वो भी CaHSO3 whole 2I कुछ ऐसा बना देता है। तो या मतलब क्लियर सॉल्यूशन। तो जैसा CO2 का रिएक्शन था, इन द सेम मैनर SO2 कैन आल्सो गिव द रिएक्शन। तो क्वेश्चन आता है, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि CO2 है सल्फर डाइऑक्साइड है? CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सल्फर कैन रिएक्ट विद KMnO4 और K2Cr2O7 व्हिच आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज कर देंगे, +4 से +6 पे लेके आ जाएंगे। वाई? CO2 is already in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, CO2 कार्बन +4 से +5 +6 पे नहीं जा सकता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो जो नोट लिखा है ना, वो इसलिए लिखा है so that we can distinguish between CO2 and SO2, हमें पता लगे CO2 है या SO2। क्या ये क्लियर है अभी? इज दैट ओके? Yes, sir. देवदत्ता, हर्षल, Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से पेज।
आकाश जब कॉपी हो जाए तो कंफर्म करना ना। हो गया अनुराग, आकाश, अपूर्व कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वन बाइकार्बोनेट। पहला कार्बोनेट था, सेकंड वन इज बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस। HCO3 minus also gives CO2 on treatment with dilute acid, ये भी CO2 ही देगा। क्लियर, दोनों सिमिलर वे में ही है। जैसा कार्बोनेट आयन था वैसा बाइकार्बोनेट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है CO2 देगा, लाइम वाटर टेस्ट देगा, देन हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कार्बोनेट आयन है, CO3 माइनस है या HCO3 माइनस है? Yeah, all reactions are similar, so in order to distinguish them we have certain tests. पहला टेस्ट देखो, HCO3 minus react with base, इसमें एक H plus है, ये एक एसिड जैसा बिहेव करेगा, while carbonate ion does not react with base, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर? सेकंड way to distinguish them, carbonate ion can react with barium and Sr2 plus ion to give precipitate of BaCO3 and SrCO3, इनके precipitate देगा, while bicarbonate can react with them to form a soluble compound only on heating, जो soluble compound बने हैं only on heating they convert into precipitate। मतलब जब तुम कार्बोनेट में ये आयन ऐड करोगे Ba2 प्लस Sr2 प्लस, वो डायरेक्टली प्रेसिपिटेट देंगे, बाई कार्बोनेट पे वो हीट करने पे प्रेसिपिटेट देंगे। समझ में आया दोनों में डिस्टिंग्विश? तो हमें ये कैसे पता कि ये BaCO3 प्रेसिपिटेट होता है, SrCO3 प्रेसिपिटेट होता है? अब जैसे यहाँ पे आया है तो हमें ध्यान रखना है ये प्रेसिपिटेट होता है। यार इवन सॉल्ट एनालिसिस करने के बाद हमें काफी कुछ ग्रिप ब्लॉक केमिस्ट्री पे भी आ जाता है, उसकी भी काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज होती है, तो हमें डबल से वो रिवाइज हो जाती है चीज। क्या इस पेज पे किसी को डाउट है? सारे रिएक्शन सिमिलर जैसे CO2 के थे, और उसके बाद CO2 दोनों में आता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया हमने यहाँ। कॉपी कर लो, और कुछ डाउट है तो क्लियर करो। तेजस क्लियर है इतना? Yes, sir. ये सेकंड आयन था ना, 1 2 3 ऐसे नंबरिंग लिख लेना।
तेजस कॉपी हो जाए तब बताना ना। हो गया है सर। सर एक मिनट। कोई कुछ बोल रहे हैं? सर वो पेज 10 तो अभी था। ठीक है, मैं उसको ग्रुप पे भेज देता हूँ, थोड़ा बहुत रह गया होगा तो मैं पूरा ही ग्रुप पे भेज दूंगा जो भी है। बट ऐसा नहीं कि तुम अभी कॉपी नहीं करो, कुछ रह गया हो तो इसलिए ग्रुप पे भेजूंगा ना। थर्ड वन, सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन ग्रुप रिएजेंट इज डाइल्यूट एसिड। हमने कार्बोनेट देखा, बाइकार्बोनेट देखा, नाउ सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। बाइसल्फाइट और हाइड्रोजन सल्फाइड। SO3 माइनस में डाइल्यूट H प्लस ऐड किया, यहाँ पर SO2 गैस रिलीज होगा, पहले CO2 रिलीज हो रहा था। SO2 गैस का सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर। क्लियर? तो सल्फर को बर्निंग सल्फर जैसी होनी भी चाहिए। सल्फर प्लस ऑक्सीजन वे बर्न होते हैं तो SO2 बनता है, और SO2 बनेगा तो मतलब SO2 का स्मेल आएगा कंबशन में। तो यहाँ भी SO2 बन रहा है बट बिकॉज ऑफ सम अदर रिएक्शन, तो स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर। अच्छा, किसी को पता है बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसी होती है? एनी आइडिया? टायर बर्न होता है, कहीं पे देखा होगा, कहीं किसी ने कुछ ऐसा, इन जनरल वो कचरा जला रहे होते हैं, उसमें टायर के कुछ पार्ट है, टायर बर्न कर रहे होते हैं, तो टायर में सल्फर कंटेंट होता है, उसकी एक अलग ही स्मेल आती है, मतलब हमें फील हो जाता है कि हाँ कहीं पे टायर बर्न हो रहा है। तो जो वो अलग थोड़ा सा पंजेंट स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है थोड़ी, वो SO2 की स्मेल होती है। इज इट ओके? SO2 also gives लाइम वाटर टेस्ट, जैसा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले। SO2 लाइम वाटर टेस्ट देगा, जैसे CO2 ने दिया था, वहां पे बना था CaCO3, यहाँ पे बनेगा CaSO3 which is precipitate, it gives milkiness to the solution. Excess of CO2 पास करने पे it converts into clear solution due to formation of CaHSO3 whole to ice, जैसे CaHCO3 बना था। तो सेम वे में रिएक्शन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लाइम वाटर टेस्ट जैसा CO2 ने दिया था वैसा ये भी दे रहा है। और फिर हमने वहां पे CO2 SO2 को डिस्टिंग्विश किया था, कैसे डिस्टिंग्विश किया था? यूजिंग MnO4 माइनस एंड Cr2O7 माइनस। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे कैन ऑक्सीडाइज CO2 बट दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज CO2। कार्बन ऑलरेडी +4 में, सल्फर +4 से +6 में जा सकता है, कार्बन +4 से +6 में नहीं जा सकता है। तो जो वहां पे एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। या CO2, SO2, CO2 both will give lime water taste, but SO2 react with KMnO4 and K2Cr2O7 और दोनों के रिएक्शन लिखे हैं। MnO4 माइनस का कलर पर्पल होता है, Mn2 प्लस में कलरलेस में कन्वर्ट होगा। ये ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट क्रोमियम Cr3 प्लस में कन्वर्ट होगा ग्रीन कलर, ऑरेंज टू ग्रीन, पर्पल टू कलरलेस। जबकि ये कलर चेंज नहीं होंगे इफ CO2 इज प्रेजेंट। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है अभी? हर्षल, करण, किरण, अथर्व, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये नीरज पगार, नीरज ही नाम है या अर्चिस पगार है, कौन है? नीरज, कैन यू हियर मी? कॉपी करो जल्दी से पेज। ठीक है, मतलब आर्चिस पगार अलग है और नीरज अलग है।
स्वयं प्रकाश कॉपी हो जाए तब बताना, कंफर्म करना। हो गया सर कॉपी। एक मिनट। हो गया सर। हम्म। चलो सल्फाइड देखा, नो बाई सल्फाइड। तो सल्फाइड बाई सल्फाइड में अच्छी बात है, दोनों में SO2 रिलीज होगा। SO2 की टेस्टिंग पहले सिमिलर होगी जैसे उसकी थी, लाइम वाटर टेस्ट हो जाएगा और फिर SO2 और CO2 में डिस्टिंग्विश कर लेंगे। क्लियर? तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ सल्फर डाइऑक्साइड ही यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्टिंग्विश सल्फर बिटवीन HSO3 माइनस आयन एंड SO3 माइनस आयन, सल्फाइड है या बाई सल्फाइड है। क्लियर? ये हमें डिस्टिंग्विश करना है। जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में किया था हमने, तो पहले टेस्टिंग सिमिलर वे में, नाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन SO3 माइनस एंड HSO3 माइनस। SO3 माइनस में जब SO3 माइनस H2O से रिएक्ट करता है, दोनों ही केस में बेसिकली HSO3 माइनस हो चाहे HSO सल्फाइड हो, इन बोथ द केस वी गेट सल्फेट आयन। या बट इन फर्स्ट केस जब हमारे पास SO3 माइनस है, H प्लस नहीं है, द प्रोडक्ट will be a neutral solution. In case of HSO3 minus, the product will be a acidic solution due to formation of HSO4 minus ion. तो सिंपल सा है, जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में डिस्टिंग्विश किया था एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन देखकर, वो बेस से रिएक्ट कर रहा था और एक बेस से रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। पीएच पेपर टेस्ट दे सकता है और बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, कैसे भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? सेकंड वाला भी इसका जो रिएक्शन है वो सिमिलर वे में आ जाएगा, जैसा हमने वहां देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। SO3 minus can also give precipitation directly with Ba2 plus ion, Sr2 plus ion। याद है वहां पे हीट करने पे मिल रहा था, यहाँ पे उसको बाइकार्बोनेट का और कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा था, एंड Pb2 प्लस आयन। इन तीनों आयन के साथ सल्फाइड प्रेसिपिटेट दे देगा, BaSO3, ये लिखना है ना रिएक्शन तुम्हें, HSO3 माइनस में, BaSO3, SrSO3 एंड PbSO3। प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे सारे, व्हाइट पीपीटी। तो पहले ऊपर का SO3 माइनस का HSO3 माइनस का लिखना, उसके बाद नोट करके SO3 माइनस डिस्टिंग्विश में ना, पहला तो एसिड बेस सॉल्यूशन दे दिया उसने, न्यूट्रल एंड एसिडिक। सेकंड वे टू डिस्टिंग्विश देम इज sulfide can react with barium Sr2 plus and Pb2 plus ion to give white precipitate, जबकि सर कैसे बाइसल्फाइड ऐसे लिखना है ये? precipitate। चलो रुक जाओ 2 मिनट, बताता हूँ मैं कैसे लिखना है, तुम पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। हो गया क्या वहां तक कॉपी?
यस सर। और यहाँ पे 1 लिख लेना। फर्स्ट वे टू डिस्टिंग्विश देम। Now the second way to distinguish them. ये सेकंड वे हो गया उनका डिस्टिंग्विश करने का। सल्फाइड कैन रिएक्ट विद दिस 3 टू गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन लिख लो। Y HSO3 minus won't give PPT. हो गया सर। ठीक है, हम यहीं तक करते हैं आज। 4 आयन हमने देखे। नाइट्राइट आयन फिर हमें थोड़ा डिटेल में देखना है, तो उसे हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। ब्राउनिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ आएगा वहां पर। होमवर्क में इतना है, जो पुराने चैप्टर्स हैं उतना कर लो भी, इसमें से कुछ नया होमवर्क नहीं है। बट हाँ, ये जो चारों केसेस है, रिएक्शन लिख लिख कर तुम्हें याद करना है ना। तो अब एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ, रिलेट में कर रहा हूँ उसको। जितना अच्छे से हम रिलेट कर पाएंगे एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से, हाँ ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा था, उससे रिलेटेड ये, उतना ज्यादा टाइम तक याद रहती है चीजें। क्या तो नेक्स्ट लेक्चर परसों है, तब तक ये याद कर लेना। परसों एनायनिक एनालिसिस के ग्रुप 1 के बचे हुए, ग्रुप 2 का उतना हम करेंगे। सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी।